हेलो स्टूडेंट्स, जूम इंस्टीट्यूट के बायोलॉजी के 4th क्लास में आपका स्वागत है। जूम इंस्टीट्यूट के जो ये ऑनलाइन लेक्चर हैं उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा कमेंट्स भी आ रहे हैं और उसके बारे में काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस वाले लेक्चर में भी ये सहयोग बना रहेगा और आगे भी जैसे स्टूडेंट की जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से हम इसमें मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये वाला जो टॉपिक है अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ें तो काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे हम उसे डायग्राम के हिसाब से करेंगे और देखेंगे कि वो टॉपिक कितना आसान हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि ये डायग्राम जो है मैं पहले भी बना के रख सकता था, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम एक बाय एक स्टेप करके बनाएंगे तो हमें सब चीज़ समझ में आएगी कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर उससे अगली स्टेज ये होती है। इस तरह से हम उसे स्टेज बाय स्टेज बनाते रहेंगे। इसमें मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा भी बनाऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि थोड़ा सा अगर छोटा डायग्राम रहता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। यहाँ पे साथ साथ हम उसकी लेबलिंग भी करके चलेंगे। जैसे ये जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं। मान लो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, कोयल टिब्यूल्स होती हैं, हमने बताया था 1 मीटर लंबी, बहुत पतली, और एक लोब्यूल के अंदर करीब 1, 2 या 3 होती हैं। अगर इस हिसाब से सोचें 250 के करीब लोब्यूल्स होते हैं, एवरेज अगर 2 भी लगा लें तो यानी एक टेस्टिस के अंदर 500 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। तो पतली तो होंगी ही, इतनी ज़्यादा पतली होती हैं, यानी धागे से भी पतली होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके कोइल्ड होना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर लंबी होती हैं, 1 मीटर यानी 3 फुट से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर वो एडजस्ट करने के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये जो एक टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसमें खास बात ये होती है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के जो बाहर के जो टिश्यू होता है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये वाली जो सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म इसकी मैं अलग से लिख दूंगा, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दे सिक्रीट एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स, ये ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम भी है लेडिग सेल। लेडिग सेल। और ये सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने पहले वर्ड प्रीफर करा है एंड्रोजन्स। अगर वो वर्ड वहां नहीं मिलता है ऑप्शन में तब हम लेंगे टेस्टोस्टेरोन। एंड्रो, ये हमने पहले बताया था, मतलब होता है एंड्रो का मतलब मेल, जैसे एंड्रोइशियम होता है, गाइनेंड्रोमॉर्फ वर्ड होता है, जहां भी यह वर्ड एंड्रो आएगा यानी इसका मतलब है मेल। जन का मतलब होता है उत्पत्ति करना, बनाना, जो मेल कैरेक्टर बनाए उसे कहते हैं हम एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रीट होता है, स्टेरॉइडल नेचर होती है इसकी, कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं इनमें ज़्यादातर सब में बाद में स्टेरो वर्ड आता है, जैसे एल्डोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन, इस तरह के जितने भी होते हैं ज़्यादातर सब में स्टेरो वर्ड आता है। तो ये स्टेरॉइड नेचर का है। मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमें इसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो सेल्स बनाने हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो हम लेंगे, जो जर्मिनल एक्टिविटी करते हैं, उनके अलावा एक नॉन जर्मिनल सेल भी होते हैं। तो हम पहले ही क्लासिफिकेशन इस तरह से रखेंगे कि एक तो हो गए नॉन जर्मिनल सेल, तो ये तो हो गए नॉन जर्मिनल सेल। ये जो हम ब्लैक कलर के बना रहे हैं ये बना रहे हैं नॉन जर्मिनल सेल। नॉन जर्मिनल सेल का मतलब होता है इनकी कोई जर्मिनल एक्टिविटी नहीं होती है, इनमें माइटोसिस नहीं होती है। मेनली ये जो होते हैं इनका नाम होता है सर्टोलाई सेल। और सर्टोलाई सेल साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा नाम जो इनका फंक्शन के हिसाब से है वो है नर्स सेल। और तीसरा नाम और दे दिया जाता है सपोर्टिंग सेल। तो सपोर्टिंग सेल भी कह सकते हैं इन्हें, नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल, या सस्टेंटिकुलर वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन इस पर कभी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी वर्ड याद रखना, सस्टेंटिकुलर। तो सर्टोलाई सेल सबसे ज़्यादा वर्ड यूज होता है, लेकिन ये मैमल्स में वर्ड यूज करते हैं, खासकर फ्रॉग वगैरह में ये वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ केवल नर्स सेल वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो नॉन जर्मिनल सेल्स हैं ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब होता है नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराने वाले, पोषण देने वाले। इसके अलावा जो इनके सेल्स होते हैं, जो मेन सेल्स होते हैं, वो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। इस लेयर को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे जर्मिनल सेल, यानी हम इन सबको इस तरह से लिखेंगे जर्मिनल सेल्स करके।
और जर्मिनल सेल्स में सबसे पहली लेयर जो है ये, यानी ये सारे अब जर्मिनल सेल्स होंगे जिसमें सबसे पहली लेयर है ये स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल। ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, दूसरे तरह के सेल्स बनाते हैं। अभी इसमें और आगे माइटोसिस करेंगे ये, जैसे माइटोसिस करके 1 से 2 और 2 से 4 हो जाएंगे। हम एक सेल की बात कर रहे हैं अभी। ये जो दूसरी लेयर है ये भी स्पर्मेटोगोनियम की ही लेयर है, और जो तीसरी लेयर है इसे भी स्पर्मेटोगोनियम की ही लेयर कहा जाता है, बस ये कहते हैं इसे लास्ट लेयर है। तो ये एक तरीके से लास्ट लेयर होगी स्पर्मेटोगोनियम की। और ये ध्यान रखना इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है माइटोसिस, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, जिससे 1 से 2, 2 से 4। और ये ध्यान रखना है कि इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए ये सब डिप्लॉयड होंगे, ये अभी तक सब डिप्लॉयड होंगे। इसके बाद एक स्पेसिफिक स्टेज आती है जिसे कहते हैं ग्रोथ फेज। तो ये जो ग्रोथ फेज होती है उसमें एक बात और ध्यान रखनी है। अब एनसीईआरटी के इस वाले एडिशन में जो अभी आया है इसके अंदर ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया टॉपिक को, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बीइंग में मेल्स में लाइफ लॉन्ग स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है लेकिन oogenesis लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। तो उसका जो आंसर ढूंढते हैं हम वो इस तरह के कंसेप्ट में ढूंढते हैं, डायग्राम से देखेंगे। इनमें से क्या होगा, 3 तो ग्रोथ करेंगे, 3 में ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ होके तो बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड है और ये हुआ है ग्रोथ के बाद, इसमें हुई है ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, अभी भी इसके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं। यहां तक अभी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें शुरू होता है रिडक्शन डिवीजन। तो ये जो 3 सेल हैं रिडक्शन डिवीजन में 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं। पहले मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है। तो ये पहले 1 से 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे। तो जैसे ये 6 हैं तो ये हम 12 बना लेंगे। तो ये जो पहली लेयर बनेगी इसे कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो उससे अगली लेयर बनेगी उसे कहेंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और यहां रिडक्शन डिवीजन होने की वजह से ये हैप्लॉइड हो जाएगा। तो पहला जो हुआ है ये हुआ है मियोसिस 1, और जो दूसरा हुआ है ये है मियोसिस 2। तो ये इस समय अच्छी तरह से साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, काफी बड़ा मैं करके लिख रहा हूं इसमें। एक दूसरा तरीका ये होता है, एक रफ आइडिया वैसे बनाने के लिए हम कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम हार्ड फास्ट नहीं है। हम ऐसे याद रखते हैं कि 7 लेयर हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है जो ब्लू कलर की हमने बनाई है, स्पर्मेटोगोनियम की लेयर बनाई है हमने, और ऐसी ही स्पर्मेटोगोनियम की 2 लेयर और भी होंगी, यानी ये तो हो गई स्पर्मेटोगोनियम की लेयर। ये स्पर्मेटोगोनियम, ऐसे उगोनियम वर्ड भी आएगा जब हम करेंगे एग का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो वर्ड आता है ये बॉटनी में भी इस तरह से वर्ड आता है, जैसे आर्किगोनियम वगैरह वहाँ पे भी वर्ड आते हैं। तो ये मदर सेल के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये स्पर्म मदर सेल कहा जाता है इन्हें, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम की दूसरी लेयर, फिर उसके बाद तीसरी या लास्ट लेयर। और जो लास्ट लेयर होती है स्पर्मेटोगोनियम की, इसमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर ये जो 3 हैं ये 3 आगे ग्रोथ करेंगे, और जो बाकी बचा हुआ चौथे नंबर का था ये दोबारा से इसे रिप्लेस कर देगा। ये ध्यान रखना है, ये रिप्लेसिंग सेल है, ये रिप्लेसिंग सेल है, ये दोबारा से इसे रिप्लेस कर देगा। अब एनसीईआरटी में इस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया है, पिछले एडिशन में था, कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इसे रिप्लेस कर देता है तो ये फिर दोबारा से लेयर बनी की बनी रह जाएगी और फिर वही प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। इसलिए ह्यूमन बीइंग के में मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग चलती रह सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो फीमेल्स में नहीं होता। इसलिए फीमेल्स में oogoनियम एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन पे आके बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या ये कह दो oogenesis बंद हो जाती है। पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि यहां पर जो एक सेल था इससे 4 बने, उन 4 में से 3 जो है वो आगे ग्रोथ करेंगे, मियोसिस करेंगे, और एक जो है वो रिप्लेसमेंट करेगा। और जो 3 ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ होने के बाद इन्हें कहेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। देखो एक चीज होती है,
कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले कौन सी फेज आई, बाद में दूसरी कौन सी आई, फिर तीसरी कौन सी आई, इस तरह से याद रख सकते हो सब। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती जैसे कि oogenesis में होती है। सबसे पहले तो माइटोसिस की फेज होती है, जिसे हमने ये ब्लू कलर का बनाया है, तो ये है माइटोसिस। सबसे पहली तो स्टेज है माइटोसिस। फिर दूसरी स्टेज होती है ग्रोथ फेज। जब माइटोसिस खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर ग्रोथ फेज होगी, और जब ग्रोथ पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर मियोसिस फेज होगी, यानी रिडक्शन डिवीजन की फेज होगी, मियोसिस 1 मियोसिस 2। यानी कि यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, पहले बिल्कुल क्लियर है, पहले माइटोसिस, फिर ग्रोथ, फिर मियोसिस, मियोसिस 1 मियोसिस 2, और फाइनली रिडक्शन डिवीजन होकर ये बन जाएंगे स्पर्मेटिड। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अभी तक मैंने ये कहा था 7 लेयर होती हैं, तो ये तो अभी 4, 5 और 6 हुई। अभी 7वीं लेयर हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ, यानी हम इससे जो है इस तरह के स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे। तो करीब हम जैसे हमें एक सेल से लेके चले तो हम यहां 12 बना लेते हैं। तो ये होते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो ये जो स्पर्म होते हैं ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं स्पर्मेटिड से। वो वाला प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग से स्पेशल नाम आता है। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं डिफरेंशिएशन, और वैसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये वाला जो लास्ट प्रोसीजर है इसे डिफरेंशिएशन की फेज कहते हैं। डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें ना तो माइटोसिस हो रही है, ना ग्रोथ हो रही है, ना मियोसिस हो रही है। इसमें एक स्पर्मेटिड जो कि अमीबॉइड, स्फेरिकल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल था, वो एक इलोंगेटेड, फ्लैजिलेटेड, मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इसके लिए एक अलग से नाम भी है स्पर्मियोजेनेसिस, या स्पर्मियोटीलियोसिस भी कहते हैं। स्पर्मियोटीलोसिस याद रखने का तरीका, टीलो का मतलब सिरा, अंत। तो जो बिल्कुल अंत पे हो रही है, बिल्कुल एंड में हो रही है, जैसे कि टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसे टीलोमेयर, सेंट्रोमेयर में जो सबसे किनारे पे एंड, जो एंड पे होता है हिस्सा, उसे कहता है टीलोमेयर। तो जहां पे भी वर्ड आता है टीलो, तो वो वर्ड इस रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल फेज को। ब्रेन में जैसे सेरेब्रम होता है, उसे टेलेंसिफेलॉन भी वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक सिरे पे होता है बिल्कुल एंड पे। तो ऐसे ये टीलो वर्ड लेटिन वर्ड है, जिससे कई सारे वर्ड बनते हैं। इसका मतलब ये होता है अंतिम सिरा। तो स्पर्मियोटीलियोसिस या टीलोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन की फेज। इसमें एक और वर्ड आता है, जैसे मैंने बताया था, हम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस से भी कंपैरिजन करेंगे इसका। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? हम इसे ऊपर के बजाय यहां पे लिख देते हैं नीचे। जैसे ये जो तीनों प्रोसेस हैं, इनके लिए तो वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और एक है स्पर्मियोजेनेसिस। इन दोनों को मिला के कहते हैं हम, इन दोनों के लिए मिला के कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बाकी इसके बारे में अभी बताया मैंने, फिर एक बार दोबारा भी करेंगे, क्योंकि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हुआ। ये वाला स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो मैं खैर इसी के डायग्राम में साथ साथ दोनों चीज़ ले रहा हूँ। यहाँ पर हम सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ रहे हैं कि कैसे उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, कौन से सेल होते हैं पहली स्टेज में, फिर दूसरी स्टेज में, फिर तीसरी स्टेज में। इस तरह से वो सारी लेयर्स जो हैं वो बना रहे हैं। और ये जो स्पर्म्स होते हैं या जो स्पर्मेटिड होते हैं, ये इसमें धसे रहते हैं, ये इनसे नॉरिशमेंट लेते रहते हैं। अभी हमने बताया था ये नर्व सेल जो होते हैं ये इसमें एम्बेडेड होते हैं, इसमें धसे रहते हैं, जिससे कि ये उससे नॉरिशमेंट लेते रहें। तो ये जो उससे नॉरिशमेंट लेते हैं, उसके बाद जब डक्टेड सिस्टम में आने के लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो उन्होंने लिखा है स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। यानी दो चीज हो गई, दो कह सकते हैं, तीन वर्ड कह सकते हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया,
स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड देखो, कई बार एक सिंपल तरीके से समझना, मान लो हम कहें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, तो कई स्टूडेंट बड़े सिंपल आंसर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे मान लो अगर मैं तुमसे ये पूछूं दिल्ली कितनी दूर है, तो जो स्टूडेंट गाजियाबाद में बैठे होंगे वो हो सकता है ये कहें 30 किलोमीटर, जो मेरठ में बैठे होंगे वो अलग कहेंगे आंसर, जो मुजफ्फरनगर में बैठे होंगे अलग कहेंगे आंसर। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा था दिल्ली कितनी दूर है, तो तुम्हें सबसे पहले ये भी तो पूछना चाहिए था कि कहाँ से, यानी कि बिना स्टार्टिंग पॉइंट के हम दूरी कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन अगर ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, वो स्पर्मियोजेनेसिस है। हमें यहाँ पे ये क्लियर करना पड़ेगा कि किससे, और खासकर oogenesis में तो इसकी और इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे जब इसके बारे में बात करेंगे तब समझ में आएगी, वहाँ और ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसके बाद जब oogenesis होगी फिर पूछूंगा ये वाली बात, और वहाँ पे भी 90% बच्चे फिर गलती करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जब oogenesis का टॉपिक आएगा मैं एक बार दोबारा से ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा कि oogenesis क्या होती है। सुनते रहना, पढ़ते रहना ध्यान से, आखिरी में पूछूंगा क्वेश्चन। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैं पूछ रहा हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, आखिरी में क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। तो ये बताना जरूरी है स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना। अगर हमने कहा केवल स्पर्म का बनना, तो वो तो स्पर्मियोजेनेसिस भी है, क्योंकि स्पर्मेटिड से बन रहे हैं तो स्पर्मियोजेनेसिस है। अगर स्पर्मेटोगोनियम से बन रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इसमें थोड़ा सा यह है कि अपना ध्यान रखने वाली बात होती है, कि वरना तो ये लगता है कि एग्जाम में तो ऑप्शन आएंगे ही, लेकिन ऑप्शन अगर एग्जाम में ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, तो आंसर चेंज हो जाएगा, फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रहेगा। तो ये वाली जो हमने सारी स्टेज बनाई है, ये हमने एक तरीके से 7 स्टेज बनाई याद रखने के लिए, इसे हमने नंबर दे दिया 7। अगर हम अलग से स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते वहां पे भी इसी तरह से पढ़ते कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, फिर उसमें अलग अलग 2 लेयर होती हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ होकर बनते हैं, फिर मियोसिस होती है। तो यही टॉपिक हमने यहाँ डायग्राम के हिसाब से कर लिया। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें थोड़े से अलग तरह के बने हुए होंगे, उससे देख के एग्जैक्ट समझ में आता नहीं है, तो ये मैं ऐसा डायग्राम बता रहा हूँ जिससे कि सही ढंग से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़े बिखरे हुए होंगे, इधर उधर होंगे, एक ऐसी लेयर्स ही नहीं है जैसे हमने ये बना लिए। और ये ध्यान रखना है किनारे से बन के नीचे की तरफ बीच की तरफ आने शुरू होते हैं, यानी पूरे सारे के सारे पेरीफेरी पे ये स्पर्मेटोगोनियम की लेयर लगी होती है, और ये यहाँ से इधर की तरफ बीच में स्पर्म आते हैं, और यहाँ से फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसका एक सिरा ब्लाइंड था, अब यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस आती है। जो मैंने डायग्राम बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, हमने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सिरा ब्लाइंड होता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल, और उस सिरे पे उधर की तरफ तो जाएंगे नहीं स्पर्म, यानी कि स्पर्म केवल एक तरफ ही आएंगे, और एक किधर की तरफ जा रहे हैं, रेटेटेस्टिस की तरफ। तो यहाँ से बनकर वो रेटेटेस्टिस की तरफ जाएंगे, तो रेटेटेस्टिस से फिर उसके बाद वो वहाँ से वासा फ्रेंचा के थ्रू टेस्टिस से बाहर एपिडिडाइमस में पहुँचेंगे। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। ये एक लॉन्गिट्यूडनल बनाया है हमने, इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे तो पूरी पेरीफेरी पे स्पर्मेटोगोनियम की लेयर होगी, और जब वो अंदर की तरफ जाते जाते वहाँ पर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बना लेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब इसमें एक पॉइंट जो आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फंक्शन भी चेंज होते हैं थोड़े, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। तो ये अगला टॉपिक हम करेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बात और ध्यान देना, इसी में हम साथ साथ ये भी कर लेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, जैसे न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, तो ये सारी चीज़ हम उसके साथ साथ भी कर लेंगे। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है, यानी डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं है, माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन है, यानी स्पेशलाइजेशन है जो इसके अंदर आ जाता है। जैसे सबसे सिंपल डेफिनेशन जब हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की क्या होगी, तो स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। या और थोड़ा सा इसमें कर देते हैं, जो स्पर्मेटिड होता है उस स्पर्मेटिड में एक जो यूकारियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चीज होती हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, जो भी चीज़ें होती हैं जो हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे एक
अलग अलग कलर से हम कर लेते हैं। जैसे इसमें जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम वो हम रेड कलर के बना लेते हैं, ये लाइसोसोम है, जिन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसे हम ब्लू कलर का बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ अभी चेंज होके कैसे चेंज उसमें स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगी वो हम देखेंगे। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम ग्रीन कलर का बना लेते हैं, और बाकी इसके अंदर सेंट्रियोल भी होंगे। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम वर्ड यूज करते हैं। देखो ये तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी अगर हम ऑर्गेनल की बात करें तो ये लाइसोसोम बनाए हैं हमने, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरे ऑर्गेनल है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। अभी हम उसमें प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल लिखेंगे, इसलिए मैंने यहां पे अभी वर्ड ले लिया। ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब कहेंगे बाकी अभी हमने ऑर्गेनल क्यों नहीं बनाए, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ बना सकते हैं। मतलब हम इसमें एक टिपिकल यूकारियोटिक सेल जो होता है उसमें वो सारी चीज़ें बनाएंगे जो नॉर्मली सेल्स में होती है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ बदली डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में। जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें ये स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होके बन गया स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं तो उसे मैं शुरू करता हूं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे अगर साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है वो आता है न्यूक्लियस में। ये जो इसका न्यूक्लियस है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज आते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसके मुकाबले सेल का साइज जो है, स्पर्म का साइज बहुत कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 4 माइक्रोन के करीब का न्यूक्लियस होता है और उसकी लेकिन थिकनेस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर मैं इसे सही ढंग से बनाऊं, एक्यूरेटली बनाऊं, तो इसका न्यूक्लियस का साइज जो होगा घट के वो इतना रह जाएगा इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए। लेकिन फिर यहाँ लेबलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे एनलार्ज करके बनाऊंगा स्पर्मेटोजोआ के साइज को। न्यूक्लियस हम मान लो ऐसे बना लेते हैं, ये है न्यूक्लियस। यानी ये जो न्यूक्लियस था ये देखो कैसा हो गया, ऐसे भी है। इसका दोबारा यहां पे भी बता देता हूं, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और ये न्यूक्लियस हो गया। बाकी यहां भी लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियस में जो फर्क आया ये तो वो फर्क है जो तुम्हें दिख रहा है कि ये स्फेरिकल से इलोंगेटेड हो गया, पोस्टीरियर साइड पर थोड़ा सा दबा हुआ है, ये स्फेरिकल से इलोंगेटेड हो गया। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्क नहीं है। फर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस न्यूक्लियस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को छोड़कर बाकी सारी चीज जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह वो हटा दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि एक लाइन कही जा सकती है कि स्पर्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। हम जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे साइटोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले प्रोकैरियोट बने थे, जैसे बैक्टीरिया हैं, उसके अंदर तो न्यूक्लियस था ही नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, उसके अंदर जो डीएनए था वो भी बड़ा लूज था, उसकी लूज पैकिंग थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे कॉम्पैक्टनेस बढ़ी तो हिस्टोन प्रोटीन आई, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होना शुरू हो गया। फिर उसकी वजह से कॉम्पैक्टनेस 10,000 से 12,000 गुने ज़्यादा हो गई। उसके बाद और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना शुरू हुआ क्योंकि उससे भी ज़्यादा बेसिक प्रोटीन प्रोटामीन्स आ जाती हैं। ये प्रोटामीन वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करा है एनसीईआरटी में, ये मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर स्पर्म में सबसे ज़्यादा बेसिक प्रोटीन होती है जिसपे एसिडिक डीएनए फुल्ली कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक्ड हो जाता है और मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। और इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हो, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर और वो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है पहले तो इसमें चेंज आया, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था वो हट गया, केवल 23 क्रोमोसोम जो थे वो मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट है। इलोंगेटेड भी हो गया, पीछे से थोड़ा सा धस भी गया क्योंकि वहां पे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा, वो मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा फिर एक चीज आती है, ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये सारे लाइसोसोम्स, कई सारे जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सारे के सारे इकट्ठे होके मिलके
एक यहां पे कैप बना लेते हैं, इसे कहते हैं एक्रोसोमल कैप, और इसमें होते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, इसे कहते हैं एक्रोसोमल कैप। एक्रोसोमल कैप जिसके अंदर ये हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। इसमें ये भी ये वर्ड यूज करते हैं, ये आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है। अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूं यहां आउटर और इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रोसोमल कैप, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस के ऊपर जैसे टोपी पहनाई हुई हो तो इस तरह की इसकी कुछ पोजीशन होती है। ये जो वर्ड आया ना एक्रोसोम, इसके भी अपना खुद का मतलब होता है। जैसे एक्रो, ये वर्ड भी आता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रो वर्ड भी जहां आता है इसका मतलब सिरा। टीलो वर्ड भी ऐसे ही होता है, एक एक्रो वर्ड भी होता है। जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। क्योंकि इसके ऊपर अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगी तो इसलिए इसे एक्रो कह दिया, नहीं तो टीलो भी कह सकते थे एक बार को। तो यहां पे इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है, फिर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन 2 हो गई, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, जिसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। यह है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में चेंज आ गया, लाइसोसोम में चेंज आ गया। अब बात ही आती है लाइसोसोम में ये चेंज क्यों आया। एक क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि एक्रोसोम इज मेड बाय, कि एक्रोसोम किससे बनते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कंपटीशन में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 आते हैं तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइसोसोम, गलत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गोल्जी बॉडी भी दे रखा है तब क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, लाइसोसोम भी किससे बनते हैं, गोल्जी बॉडी से। लाइसोसोम भी किससे बने, गोल्जी बॉडी से। और लाइसोसोम के इकट्ठे होने से एक्रोसोम बन गया। यानी कि इसका मतलब बने तो अल्टीमेटली गोल्जी बॉडी से हैं। लेकिन अगर यह आता है कि किस सेल ऑर्गेनल के इक्वलेंट हैं तब हम लाइसोसोम लेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है स्पर्म का एक्रोसोम किस सेल ऑर्गेनल के इक्वलेंट होता है तब हम आंसर में लेंगे लाइसोसोम। और अगर क्वेश्चन ये आता है एक्रोसोम किससे बनते हैं तब हम लेंगे आंसर गोल्जी बॉडीज। तो ये इसके ऊपर कंपिटिटिव क्वेश्चन बनता है ये। और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे। यानी स्पर्म जब ओवम का पेनिट्रेशन करेगा तो वहाँ हेल्प करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। ये जो ग्रेन्यूल्स है, अभी मैं इसके एंजाइम्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर समझना है, फंक्शन वो अभी हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो इसके सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, वो प्रोक्सिमल और डिस्टल, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल। ये ध्यान रखना, साइटोलॉजी में पढ़ते हैं हम, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि मान लो ये ऊपर वाला तो ये ऐसे हो गया, तो ये नीचे वाला ऐसे होगा, मतलब इस तरह से होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये इसका ट्रांसफर सेक्शन ऐसा बन रहा है, ये तुम्हें सामने से इस तरह से गोल दिखाई दे रहा है और ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और ये होता है डिस्टल सेंट्रियोल। और इस डिस्टल सेंट्रियोल से निकलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स, इस तरह से निकलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स, इससे निकलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स जो टेल बनाएंगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो तीसरी चीज ले ली हमने, ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जो चेंज होकर प्रोक्सिमल और डिस्टल दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं। देखो इनका फंक्शन जो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का, ये हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। यहां पर अभी हमने डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन बता दिया कि ये एक्सियल फिलामेंट बनाएंगे जिससे कि टेल बनेगी। चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ा चेंज आता है, देखो सबसे पहले हमने लिया न्यूक्लियस का चेंज, दूसरे नंबर पे लिया हमने लाइसोसोम का चेंज, तीसरे नंबर पे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का चेंज, चौथे नंबर पे अब हम ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का चेंज। और ये माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स या क्लाउड्स, ये बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स या क्लाउड।
एनर्जी सोर्स के तौर पे इसे लिया जाता है। और एक चीज़ और है, उस पर कभी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्वेश्चन नहीं आया, डायग्राम में कभी बना होता है, इसके एंड में कई बार एक वो बना देते हैं फाइब्रस सेंट्रियोल। फाइब्रस सेंट्रियोल, ये फॉल सेंट्रियोल होता है। ये तो केवल इसलिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया नीचे स्लिप ना कर जाए, बाकी इसका सेंट्रियोल जैसा कोई फंक्शन नहीं है। ये फॉल सेंट्रियोल कहते हैं, जैनसन्स रिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसके बारे में, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये है कि नाम पता होना चाहिए, डायग्राम में लिखा होता है तो इसके बाद कई बार आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। बाकी एमबीबीएस में या हायर क्लासेस में हम इसे पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, अभी इसमें एक चीज़ में जो और बहुत ज़्यादा चेंज आया है उसका अभी तक हमने जिक्र ही नहीं करा। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ साइटोप्लाज्म कितना सारा है, और यहाँ साइटोप्लाज्म के नाम पे ये है बस। ये जो जरा सा ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बना रखा है, वरना बिल्कुल पतला सा साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये तो केवल इतना रह गया जरा सा। जैसे बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म सारा निकाल दिया जाता है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म भी सारा निकाल दिया जाता है। एक बहुत सिंपल सी बात होती है ये सब कंसेप्ट को समझने के लिए कि स्पर्म में केवल वो ही चीज़ रहेगी जिस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मान लो अगर ये कहा जाए कि तुम्हें हिमालय पर्वत पे जाना है, तो वहाँ पर जब जाना है तो तुम अपने साथ क्या क्या चीज़ लेके जाओगे। भाई जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लो तुम्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है या कोई दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसमें जाना है, तो क्या क्या चीज़ लेके जाओगे। अब मान लो हमने कह दिया कि एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, बैग में कम से कम पानी की बोतल होंगी, खाना होगा, कुछ एनर्जी के लिए भी कुछ चाहिए। अब ये थोड़ी है उसमें अब तुम अपनी बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की किताबें रख के लेके जा रहे हो कि पढ़ाई करेंगे वहाँ पे। सोच के देखना, मतलब ये चाहे कितने भी पढ़ने वाले हों, लेकिन जब तुम्हें माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो वहाँ किताबें नहीं भारी भारी लेके जाओगे। वहाँ पे ऐसे नहीं है कि तुम वो खाने में वो चीज़ लेके जाओगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, कम चीज़ में ज़्यादा एनर्जी होगी। ये नहीं होता है कि चिप्स के पैकेट फुल्ले फुल्ले पैकेट लेके जाओगे कि एक बैग तो उससे भर गया, 3 दिन में पता चला ख़त्म हो गए, पेट भरा नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसमें वही चीज़ लेके जाई जाएगी जिसकी मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस, क्योंकि अल्टीमेटली स्पर्म का फंक्शन क्या है, अगर एक लाइन में कहा जाए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को प्रोवाइड कराना, एग के पास ले जाना, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद वो फिर दोबारा से डिप्लॉइड जाइगोट बन सके। तो अल्टीमेट फंक्शन जो है वो स्पर्म का ये है, न्यूक्लियस लेके जाना। तो कम से कम न्यूक्लियस चाहिए। अब लेके जाना है तो किसी कोई व्हीकल तो चाहिए। अब मान लो कोई तरीका तो चाहिए ना, मान लो तुम्हें दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कुछ तो व्हीकल चाहिए। व्हीकल में डीजल पेट्रोल कुछ तो डलेगा। तो पहले तो जाना है तो मूवमेंट होना है, तो मूवमेंट होना है तो उसके लिए टेल, ये जो फ्लैजिलेटेड टेल है ये मूवमेंट कराने के लिए है, जिससे कि ये मोटाइल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है। मूवमेंट चाहिए, विगरस मूवमेंट होता है टेल के मूवमेंट की वजह से। टेल के मूवमेंट कराने के लिए उसके लिए एनर्जी चाहिए। भाई पहिए चलेंगे या इंजन चलेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस वो बचा, ये टेल बनाने के लिए सेंट्रियोल वो बचे, क्योंकि टेल जो बनेगी वो सेंट्रियोल से बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने के लिए चाहिए, वो बचे। और फाइनली उसे वहाँ जाके करना क्या है, उसे पेनिट्रेशन करना है एग के अंदर, और पेनिट्रेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। हाइल्यूरोनिडेज, जोनालाइसिन्स, इस तरह से कई सारे अलग अलग नाम हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर एंजाइम्स चाहिए, जिसके लिए लाइसोसोम, और हम पढ़ते हैं लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हमारे अंदर होते हैं वो डाइजेशन के लिए, उसके अंदर होते हैं पेनिट्रेशन कराने के लिए। हाइल्यूरोनिडेज वो हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ेगा, जोनालाइसिन वो जोना पैलिसिडो को तोड़ेगा। तो इस तरह से ये इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखा जाए तो बाकी सारी चीज़, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह कहाँ हैं, सब हटा दी गई, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बताया कि जब तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जाना है, उसी हिसाब से तो तुम सामान लोगे। बाकी सारे घर का कहने लगे कि हम एक वो भी लेके चलेंगे, बिस्तर भी लेके चलेंगे, तकिया भी लेके चलेंगे, एक गद्दा भी लेके चलेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता। वहाँ पे ये होता है कि फ्रंट पे जब जाना है या हाइट पे जब चढ़ना है तो वजन कम से कम हो, लेकिन इतना भी हो कि हमारा रास्ता कट जाए, इतनी एनर्जी हो जिससे हम रास्ते में ऐसा ना हो भूख से ही मर जाएं। ऑक्सीजन होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, वो भी चाहिए। ऐसे ही इसमें भी होता है। मिनिमम वो सारी चीज़ें जाएंगी जिनकी ज़रूरत है, जो कंपलसरी हैं। बाकी फालतू की चीज़, ये सब चीज़ हटा दी जाती हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सब चीज़ हटा दी जाती है। देखो स्पर्म की जो लाइफ होती है ना,
अगर ह्यूमन बीइंग में कहें, वो तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसकी लाइफ जो होती है मैक्सिमम 1 या 2 दिन की होती है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस होता है तो फ्रेश वाटर में कुछ मिनटों की होती है, सेलाइन वाटर में थोड़ी ज़्यादा होती है, बाकी वरना ये सोचो कुछ मिनट से लेकर मैक्सिमम 1 या 2 दिन की लाइफ होती है उसकी। इतना ही उसके अंदर नॉरिशमेंट होता है या इतने उसके अंदर एनर्जी होती है कि वो इतनी देर जिंदा रह सके। इसके बदले जब हम पढ़ेंगे ऊजिनेसिस तो वहाँ देखना कितना फ़र्क होता है। वहाँ पे बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, खूब साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे बिल्कुल कम साइटोप्लाज्म होता है। ये एक बहुत अपोजिट टेंडेंसी है और बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के। कभी सोच के देखना, साइटोलॉजी में या किसी और दूसरे चैप्टर में आया होगा लार्जेस्ट सेल एनिमल किंगडम में, लार्जेस्ट सेल आंसर आता है ऑस्ट्रिच एग, वो भी एग है। लार्जेस्ट सेल किसी भी स्पीशीज में उसका जो एग होता है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल होता है, और जो स्पर्म होते हैं वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट होते हैं। अगर हम इसका देखें, ये पूरा हेड, ये तो हो गया हेड, ये हो गया छोटा सा हिस्सा नेक, ये हो गया मिडिल पीस, और ये हो गई टेल। ये टोटल हेड से लेके मिडिल पीस तक 8 या 10 माइक्रोन का है। अगर मैं हेड के बारे में कहूं तो ये 4 से 5 माइक्रोन का होता है। मिडिल पीस नेक मिला के भी करीब 4 से 5 माइक्रोन की होती है, और टेल ये अकेली 50 माइक्रोन की होती है। यानी ये सोच के देखना, अगर ये हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, तो ये तो 4-4 माइक्रोन के, ये टेल है जो 50 माइक्रोन की। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है अगर समझना चाहें तो इस तरह से। तो माइक्रोन के हिसाब से, मतलब मैं इसका कंपैरेटिव वो बता रहा हूं। अगर ये 4-5 माइक्रोन का है तो ये 50 माइक्रोन की टेल है, तो ये टेल काफ़ी लंबी बनेगी। यहाँ तो हमने खैर इतने में ही 10 माइक्रोन, इससे 5 गुनी बड़ी लंबी टेल बनेगी। तो यहाँ पे जो हमने ये डायग्राम बनाया, इससे सोच सकते हो 4 माइक्रोन। आरबीसी भी 7.5 माइक्रोन का होता है ह्यूमन बीइंग में, 7.5 माइक्रोन का थिकनेस होती है उसकी, 1.5 से 2 माइक्रोन। तो इसकी भी थिकनेस उससे भी कमी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। मगर अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी भी थिकनेस जो है ये 1.5-2 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं है, और जबकि ये वाला हिस्सा जो है ये उससे भी कम है, आरबीसी से भी कम है। तो इस हिसाब से सोच सकते हो स्पर्म्स जो होते हैं वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, और एग जो होते हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली स्मॉलेस्ट ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें, ऊजिनेसिस में 1 या 2 एग बनते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रास्ट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट करने के लिए या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिस्टम बनता है ह्यूमन बीइंग में या सभी मैमल्स में। तो खैर हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक हुआ, मैंने सामने पूरा डायग्राम बनाया है, तुम्हें अपने नोट्स भी बनाने हैं इसके। ये चीज़ ध्यान रखना, बिना नोट्स के सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत अगर पॉइंट रह गए हों, अगर तुम्हें लगता हो कुछ और चीज़ याद आ रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बारे में अगर ये लेक्चर तुम्हें लगता है फ़ायदेमंद रहा, तो थोड़ा सा समझने में आसानी हुई, तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और दूसरों के साथ बताएं कि अगर कुछ अच्छा लगा है तो दूसरों को उसके बारे में स्पेशली बताएं। ये जो हमारा जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चैनल है, इससे सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो, साथ में उसे बेल आइकन दबाएँ, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन भी जल्दी पहुँचेंगे, और इससे जो अगला लेक्चर होगा वो भी जल्दी पहुँच जाएगा सबके पास। तो एक बार फिर दोबारा से ये कहूँगा कि जब भी पढ़ाई करें, अपना ढंग से रजिस्टर पेन लेके नोट्स बना के करें। ये मान के करें कि ये लेक्चर तुम्हारे पास हो सकता है एक बार आया हो, अगली बार ना आए। अगर ये सोच के चलोगे कि हाँ घर की खेती है, कभी भी देख लेंगे, कभी भी ऑन कर लेंगे, तो पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आएगा। एक बार जब लेक्चर देखना शुरू करा तो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसे बंद ना करो। ओके, थैंक्स।